और ये कहा गया था कि जनाब 4 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएंगे। उसकी क्या वक़्त और हैसियत रही सर? वही आप देख रहे हैं ना, 50 रुपए का बयान अल्फी था, जमानत दी गई थी और आज 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। और मुझे ये बताइए कि कौन से डॉक्टर ने उनको सऊदी अरब जाने की इजाजत दी थी और फिर उस डॉक्टर ने कहा था इतने दिन के बाद आप वापिस आ जाएं। और आपके वजीर आजम जो है मलका है बरतानिया या वहाँ के जो बादशाह उसकी ताजपोशी के लिए अगले हफ्ते बरतानिया जा रहे हैं। यानी बेगर्स कांट बी चूजर, गुलाम इब्ने गुलाम। ये इससे ज्यादा, इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? चले अगले सेगमेंट में फिर जरा डिटेल में बात करेंगे। फखर साहब, सिद्दीक भाई ये बताइएगा, अभी मुज़ाकरात के अंदर कोई डेडलॉक है या डेडलॉक किसी चीज पर नहीं है, या इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि आपने जो 3 शराइत रखी हैं उससे आप थोड़ा पीछे हो, हम भी थोड़ा पीछे होते हैं? कोई डेडलॉक आया? शाह साहब से आपकी बात हुई? देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि डेडलॉक नहीं है, और मेरे लिए यही एक बात है कि अगर डेडलॉक नहीं है तो ये इतने अच्छे कैसे हो गए जो अदलिया पे हमले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने 23 करोड़ लोगों को अंधेरे में धकेल दिया है, जिन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, जिनकी वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के 80% लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, जिनकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों के घर नहीं चल रहे, वो बड़े आसानी से इलेक्शन के मान रहे हैं। ये कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि किन के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं जनाब जो कहते हैं कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं हुआ करते, जो एक दूसरे के बारे में क्या बयान देते थे। जरदारी साहब कहते थे कि मैंने मियां नवाज शरीफ को माफ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ये धरती का नासूर है, इसको पाकिस्तान की गली गली में मैं पकड़ूंगा। शहबाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी तुम्हें लाहौर लारकाना कसूर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मियां नवाज शरीफ के बारे में जरदारी साहब कहते थे कि ये मौलवी नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि ये जाली शहीद है भुट्टो और असली शहीद जो है वो जनरल ज़ियाउल हक हैं। मैं उनकी कब्र पे खड़े होकर कहते थे मैं तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, जो कहते थे जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए, जो कहते थे कि जनाब धेले की भी करप्शन की हो तो जो मर्जी हमारे साथ कर दो। तो इनकी तवील दास्तान है। अगर आप इनके झूठ गिनना चाहें तो कई दिन की ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी, और अगर आप इनके सच ढूंढना चाहें तो आपको सच नहीं मिलेगा। आज तक इन्होंने सच कौन सा बोला है? तो मसला ये है कि ये इनके नहीं और बहुत से लोगों के जाती सर्वाइवल का मसला है। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा। इन मुज़ाकरात का एक मकसद ये है, ये ट्रैप है सुप्रीम कोर्ट, ताकि जो है वो इन मुज़ाकरात की वजह से अपने ऑर्डर को उस तरह से जो है वो इंप्लीमेंट ना करवाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब इन मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, लास्ट हेयरिंग पे मेरी ये असेसमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने करने मुज़ाकरात करें, नहीं करने ना करें, वो अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने की तरफ जाएंगे और ये उनको करना चाहिए। देखें ये कर क्या रहे हैं, एक तरफ ये मुज़ाकरात के नाम पे उधर से टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, दूसरी तरफ से ये ऑफ द रिकॉर्ड खबरें लीक करते हैं कि बंदियाल साहब भाग गए, लेट गए, पीछे हट गए, कंप्रोमाइज कर लिया, डील हो गई, डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट एस्टैब्लिश करने की तरफ जाना चाहिए, अपने फैसले की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अब इन मुज़ाकरात के मामला में नहीं पड़ना चाहिए। ये मुज़ाकरात मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख दे भी दें तो उस तारीख पर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें इनके जो पीडीएम के कायद हैं, जो कप्तान हैं, जो सिपा सालार हैं, वो फजलुर रहमान साहब हैं। वो तो कहते हैं असेंबली को एक्सटेंड करो, वो तो कहते हैं कि जनाब 1 साल और एक्सटेंड कर दो। वो क्यों कह रहे हैं? जितनी वजारतें इस वक्त फजलुर रहमान साहब को वफाक में और केपीके के निगरान सेटअप में मिली हुई हैं, इतनी अगले 100 साल में भी उनकी पार्टी को नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर शऊर आता चला जाएगा तो ऐसी पार्टियों को लोग वोट नहीं देंगे। अब खुद नून लीग वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि जनाब जो शहरी हल्के हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी तवील दास्तान है ना, उन्होंने तो ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नहीं एक्सेप्टेबल होता है और ना ही वो काबिल अमल होता है। फिर साथ साथ वो कह रहे हैं निगरां हुकूमत आई, अगर वो कह रही है नहीं करा सकते तो नहीं करा सकते, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो सारी जिंदगी नहीं कराते तो कोई मसला नहीं है, पर हम अपनी जिंदगी में दोबारा इलेक्शन होते हुए नहीं देख सकते। देखें मसला ये है कि अगर आज ये इलेक्शन नहीं करवानी, ये बात फवाद चौधरी साहब ने रोस्टम पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कही। आप अच्छा, मैं लोगों की मुनाफकत पे हैरान हूँ। अगर आज इमरान खान वज़ीर आज़म होते और ये बात इमरान खान कर रहे होते तो ये सारे खूनी लिबरल्स, ये सारे इंसानी हकूक़ के चैंपियन, ये सारे जमहूरिये, ये सारे जो कहते हैं कि आइन की सबसे करीबी रिश्तेदारी हमारे साथ है, आइन पे सदके वारी और कुर्बान जाने वाले, इनकी आज हालत क्या होती है? तड़प रहे होते, फड़क रहे होते, ये जो है ना, ये मातम कर रहे होते, ये खुदकुशियां कह रहे थे कि हम खुदकुशी कर देंगे, हम पंखे से लटक जाएंगे, ये इस तरह की बातें कर रहे होते, जो आज कह रहे हैं कि जनाब वो आइन पे अमल नहीं होना चाहिए। देखें ये पहले ये सारे बड़े एंटी स्टेटस को और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये बनते थे, और उस वक्त भी मैं ये कहा करता था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी नहीं चाहते, ये नवाज शरीफ की सुप्रीमेसी चाहते हैं, ये नवाज शरीफ की इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। आज देखें ये सारे किन किन के तर्जमान बने हुए हैं, किस किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। आइन, ये पहले कहते थे कि आइन जो है वो
कुरान मजीद जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइन भी जो बना हुआ है वो कुरान मजीद इस्लाम शरीयत के मुताबिक बना हुआ है, तो आइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज कहाँ गई वो आपकी बातें सारी? आज कहाँ गई वो आइन के लिए जो आपके पेट में मरोड़ उठते थे, जो दर्द उठते थे? आज कहाँ गई वो सारी चीजें? देखें इस वक्त ये इलेक्शन जो सिर्फ जो है ये आइन का तकाजा नहीं है, ये पाकिस्तान की बकाया के साथ जुड़ी हुई है। एतजाज हसन साहब ये बात करते हैं, एतजाज हसन साहब ये कहते हैं कि जो 90 दिन की शर्त क्यों रखी गई है? आपने इलेक्शन के बाद मैंडेट ना मानने की वजह से और तवील अरसे तक इलेक्शन ना कराने की वजह से क्या क्या माजी में नुकसान नहीं उठाए मुल्क ने। तो आप इलेक्शन पाकिस्तान की बका इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, शफाफ इलेक्शन के साथ अवामी। और इस सारे मामले में सिद्दीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक क्या हो सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो वजीर खारजा का कलमदान उठाने से पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसकी अंदरूनी कहानी ये थी कि उन्होंने पंजाब के अंदर सीटें मांग ली थी। तो अगर ये इलेक्शंस नहीं कराते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इत्तेहादी हुकूमत में है नहीं और सिंध हुकूमत उनके पास है, तो उन्होंने सिंध हुकूमत के आगे कुछ नहीं देखना। फिर देखें, पीपल्स पार्टी एक बात पे ईमान ला चुकी है, सियासी ईमान की बात कर रहा हूँ। यहाँ जुड़वा शहरों में एक बहुत बड़ा दरबार है, जिस दरबार का, जिस गद्दी का फखरुर रहमान साहब को भी पता है, आप सबको पता है, तो वो इस बात पे सियासी ईमान ला चुके हैं कि हमने अब जो भी करना है वो उस सियासी गद्दी के हुक्म पे करना है, वो उस पीरखाने के कहने पे। मुझे ब्रेक का कहा ना किसी पार्टी ने उसको चैलेंज किया। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इस वक्त पिटीशन मौजूद है। अब बात वहां पे आके खत्म होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 187 के अंदर उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो कोई भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन जो ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उसको वेरी करना या चेंज करना जो है वो इन हालात में पॉसिबल नहीं है। ये पॉजिटिव मूव है। मैं तो हमेशा इस बात पे एग्री किया है मैंने कि मुल्क के मामलात जो हैं सियासतदानों ने अगर हल करने हैं, जो कि वो हल करते हुए नजर नहीं आते, वो तो अपनी अना को तस्कीन देने के लिए या अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो वो तो इस बात को हमेशा सुप्रीम कोर्ट आपने चैलेंज का जिक्र किया कि चैलेंज किसी ने नहीं किया, लेकिन पार्लियामेंट में जो इजलास चलते रहे उन्होंने ये बात बोली कि हम मुस्तरद करते हैं। नहीं, वो गलत है, वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो उनका ये करारदाद पास करना, उनकी ये कैबिनेट से करारदाद पास करना, उनका कैबिनेट के अंदर ये सारी तकारीर करना, ये सारा का सारा सियासी अखंड है। ये इसको मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी जवाज और कानूनी पहलू बचता है कि वो उस ऑर्डर से फरार इख्तियार कर सकें। आपको याद होगा कि लास्ट डेट पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि आप में से किसी ने इसको चैलेंज किया, आपने किसी को इसको ऑब्जेक्ट किया, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कह दिया कि हमें उस फैसले को चैलेंज तो नहीं किया, बट हमारी रिजर्वेशन है। क्या रिजर्वेशन रखने से उस ऑर्डर की नलिटी हो जाती है? उसको नलिफाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाना था और किसी पार्टी ने नहीं खटखटाया। साहब, मेरा क्वेश्चन ये, हाउ आप इंप्लीमेंट कैसे करवा सकते हैं? किस तरह से करवाएंगे इंप्लीमेंट? एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, वो कहते हैं हाथ उठा के भाई हम नहीं करा सकते इलेक्शन, हमें फंड्स मिल जाए, हम सिक्योरिटी मिल जाए, फिर भी हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। हुकूमत ये कहती है कि हम फराहम नहीं करेंगे। मेक नो मिस्टेक, अगर हम आपको पैसे प्रोवाइड कर दें, आप इस तरह ही नहीं सोचें। ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस में कही जाती है, तो फिर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है, बैलेट पेपर्स जो हैं वो सिर्फ छपने हैं, और उन बैलेट पेपर्स को छपने के लिए टाइम जो है वो इतना रिक्वायर्ड है क्योंकि अभी 14 मई तक मैनेज हो सकता है। लेकिन क्योंकि बदनीयती इस बात में शामिल है और बदनीयती की वजह से ये लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो देन दे हैव टू पे द कॉस्ट। अगर वो नहीं कर सकते तो देन दे वुड हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस।